हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम ये शुरू करेंगे। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2 ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी का सब्जेक्ट। यूनिट 2 को हम पिछले क्लास में शुरू किए थे। यूनिट 2 के बारे में पढ़े थे। यूनिट 2 के मतलब 2 क्लासेस हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें हम डेफिनेशंस और बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़े। आज हम एक बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन में आता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अक्सर ये जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में जनरली ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। 6 मार्क का या 7 मार्क का जो क्वेश्चन है वो जनरली नहीं आता है, कभी कभार लेकिन फिर भी 6-7 मार्क में भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि 6-7 में आ ही नहीं सकता, 6-7 में आता है। बहुत बार पेपर में 6 के 7 मार्क्स के पेपर में क्वेश्चन में भी आता है, लेकिन जनरली मतलब मान लो 10 बार अगर 3-4 मार्क का आएगा तो एक बार 6-7 मार्क का में आता है। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 3 and 4 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब सर क्या ये हर बार आता है? ऑलमोस्ट एवरी टाइम ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ऑलमोस्ट एवरी टाइम आता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमें इस तीनों मेथड्स को पढ़ना है। प्रैक्टिकल जो है इस मेथड से रिलेटेड हम तीनों मेथड के रिलेटेड प्रैक्टिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी बताया हूं वो हम चैप्टर के एंड में जाकर सॉल्व करेंगे ताकि जिन बच्चों को प्रैक्टिकल्स नहीं पढ़ना है वो उन वीडियोस को ना पढ़ें। बाकी सभी वीडियोस में हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन को पहले कवर करेंगे, फिर जाकर हम प्रैक्टिकल्स वाले पोर्शन में जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। अब तुम्हें ये तो पता है मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और नीचे दिए गए मोबाइल नंबर में भी तुम्हारे कॉलेज का नाम को मैसेज कर देना है। ठीक है, देखो अब मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम में सबसे पहला मेथड प्रोडक्ट मेथड, मेथड नंबर 2 है इनकम मेथड और मेथड नंबर 3 है एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, इनकम मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, इसके लिए ना इकोनॉमी के फेजेस को समझना पड़ेगा। इकोनॉमी में 3 प्रकार का फेजेस होता है। सबसे पहला फेज जो होता है वो होता है प्रोडक्शन फेज। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाने के लिए वो नोट्स का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए है, इसीलिए मैं तो वो लिख कर नहीं लाया, मैं तुम्हें यहां पर बता देता हूं। सबसे पहला फेज नंबर 1 जो होता है वो होता है प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोडक्शन होने से क्या होगा? सबसे पहला काम इकोनॉमी में है हमको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोडक्शन से क्या होगा? प्रोडक्शन से इनकम का जनरेशन होगा, इनकम का जनरेशन होगा। दिस इज आवर फेज नंबर 2। पहला फेज हुआ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा तो लेबर काम करेंगे, उनको वेजेस, उनका इनकम का जनरेशन होगा, वेजेस उनको मिलेगा। उसके बाद जो बिल्डिंग में प्रोडक्शन हो रहा होगा उस बिल्डिंग के मालिक को रेंट मिलेगा, जो जहां से सामान लाए होंगे उनको उनका पैसा मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मिलेगा, टेलीफोन वाले को उसका मिलेगा, इंटरनेट वाले को उसका मिलेगा, सभी लोगों को अपना अपना पेमेंट मिलेगा। तो सभी लोगों का इनकम का जनरेशन होगा। तो फर्स्ट फेज में प्रोडक्शन हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग प्रोड्यूस किए, प्रोडक्शन करने के वजह से क्या होगा? इनकम होगा। अगर प्रोडक्शन नहीं होता तो क्या इनकम होता? नहीं होता। तो प्रोडक्शन होना जरूरी है इनकम के जनरेशन के लिए। तो इनकम का जनरेशन कब होगा? जब सर इकोनॉमी के अंदर में प्रोडक्शन होगा। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा इनकम का जनरेशन होगा। तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्शन रिलेट्स टू इनकम, प्रोडक्शन लीड्स टू इनकम। जब प्रोडक्शन होगा इनकम होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा ज्यादा इनकम होगा, कम प्रोडक्शन होगा कम इनकम होगा। बात क्लियर है? फेज नंबर 1 में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, फेज नंबर 2 में हम इनकम को जनरेट करेंगे। इनकम के जनरेशन के बाद अब सोच कर देखो, ये बेचारा वर्कर है, ठीक है, इसको वेज मिल गया, इसका सैलरी मिल गया मान लो 10,000 रुपए। महीना भर प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने से इनकम का जनरेशन हुआ और इनकम के जनरेशन के बाद इसको इसका सैलरी मिला 10,000 रुपीज।
अब तुम बताओ इस 10,000 का वो क्या करेगा, वो एक्सपेंडिचर करेगा, मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा। तो तीसरा फेज जो हमारे इकोनॉमी के अंदर में होता है वो होता है एक्सपेंडिचर फेज। तो तुम बताओ मुझे अपने कॉमन सेंस से, अगर इनकम नहीं होता तो क्या एक्सपेंडिचर होता? ऑब्वियसली नहीं होता। तो इनकम लीड्स टू एक्सपेंडिचर। जब वर्कर को सैलरी मिला वो पैसे को खर्च किया, अगर वर्कर का इनकम नहीं होता तो उसका एक्सपेंडिचर भी नहीं होता। तो सिंपली हम बोल सकते हैं जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा इनकम जनरेट होगा, जितना ज्यादा इनकम जनरेट होगा उतना ज्यादा एक्सपेंडिचर फिर से होगा इकोनॉमी के अंदर में। गुड्स एंड सर्विसेज लोग खरीदेंगे, खर्च करेंगे। अगर इसे 10,000 रुपीज मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये बिस्किट भी खरीदेगा, ये कोल्ड ड्रिंक भी खरीदेगा, ये चिप्स भी खरीदेगा, ये घर का राशन भी खरीदेगा, ये स्कूल फीस भी देगा, ये ट्यूशन फीस भी देगा, ये सारा काम कर पाएगा, है ना। तो इनकम जितना ज्यादा होगा इसका कंजम्पशन भी उतना ज्यादा होगा, मतलब इसका एक्सपेंडिचर भी उतना ज्यादा होगा। तो इस वजह से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रोडक्शन लीड्स टू इनकम एंड इनकम लीड्स टू एक्सपेंडिचर। इनकम के वजह से क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। अब तुम बताओ मुझे, अगर एक्सपेंडिचर हुआ तो क्या फिर से प्रोडक्शन नहीं होगा? क्या फिर से प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। सोच कर देखो, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, इनकम का जनरेशन हुआ, सबको उसका उसका पेमेंट दे दिया, वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, मतलब मेरा जो गुड्स एंड सर्विसेज था वो इकोनॉमी में सेल आउट हो गया, मतलब मेरा सामान बिक रहा है इकोनॉमी में, सब खरीद रहे हैं। तो तुम्हें नहीं लगता मैं फिर से प्रोड्यूस करूंगा, मेरा भी इंडस्ट्री ग्रो करेगा, तो अगेन क्या होता है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रोडक्शन लीड्स टू इनकम, इनकम लीड्स टू एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर अगेन लीड्स टू प्रोडक्शन। एक्सपेंडिचर की वजह से फिर से प्रोडक्शन होता है, अगर फिर से प्रोडक्शन होगा तो फिर से इनकम होगा, अगर फिर से इनकम होगा तो फिर से एक्सपेंडिचर होगा। तो ये जो सर्कल है ये सर्कल घूमता रहता है। अब हमें नेशनल इनकम में कहां से ये आ गया टॉपिक, अब समझना नेशनल इनकम को। तुम सोच कर देखो, अगर मुझे इनकम निकालना है, मान लो प्रोडक्शन हुआ 1000 का, इनकम में चला गया 1000, वही 1000 यहां आ गया, वो 1000 घूम के फिर से यहां आ गया। अगली बार 2000 का प्रोडक्शन हुआ, इनकम हुआ 2000 का, एक्सपेंडिचर हुआ 2000 का, अगेन पैसा। तो तीनों जगह पैसा क्या हो रहा है, घूम ही रहा है। पहले प्रोडक्शन हुआ, इनकम हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, फिर प्रोडक्शन हुआ, इनकम हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, प्रोडक्शन हुआ, इनकम हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ। तो सेम चीज जब घूम रहा है, अगर मुझे इनकम निकालना है तो मैं तीनों जगह से निकाल सकता हूं। या तो मैं क्या कर लूं, सबसे पहला प्रोडक्शन से टोटल कर लूं कितना प्रोड्यूस हुआ, बताओ कितना प्रोड्यूस हुआ, जितना प्रोड्यूस हुआ वो मेरा नेशनल इनकम हो जाएगा। या तो मैं पहला काम कर लूंगा, यहां से निकाल लूंगा, अगर यहां से नहीं निकाल पाया तो मैं क्या करूंगा, यहां से निकाल लूंगा, अगर यहां से नहीं निकाल पाया तो मैं क्या करूंगा, यहां से निकाल लूंगा। तो तीनों के लिए एक एक मेथड बन गया। सबसे पहला प्रोडक्शन मेथड, हम क्या करेंगे, यहां से प्रोडक्शन जितना हुआ उसको टोटल कर लेंगे, जिसको बोलते हैं हम वैल्यू एडेड मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन फेज से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम वैल्यू एडेड मेथड इसको बोलेंगे। अगर यहां से नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से निकाल लेंगे, इसको बोलते हैं इनकम मेथड। और अगर यहां से भी नहीं कर पाए तो हम क्या कर लेंगे, यहां से कर लेंगे, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। बात समझ में आया? तो तीनों मेथड कहां से आया, तीनों मेथड के आने का जो सोर्स है वो है 3 इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ द इकोनॉमी। पहला फेज प्रोडक्शन का, दूसरा फेज इनकम का, तीसरा फेज एक्सपेंडिचर का। प्रोडक्शन फेज से आया वैल्यू एडेड मेथड, इनकम फेज से आया इनकम मेथड, और एक्सपेंडिचर फेज से आया एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, आ जाओ नीचे। अब हम आते हैं यहां पर, हमें 3 मेथड्स पढ़ने थे, हम तीनों मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों मेथड क्या क्या थे, सबसे पहला प्रोडक्ट मेथड, जिसका एक और नाम क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं वैल्यू
एडेड मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड था हमारा इनकम मेथड और तीसरा मेथड था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। बात समझ में आ गया? मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है। 3 मेथड्स के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला हो गया हमारा वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा हो गया इनकम मेथड और तीसरा हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। चलो चलते हैं आगे। अब शुरू करते हैं सबसे पहला प्रोडक्ट मेथड को। टॉपिक नंबर 1 प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड क्या बोलता है? सबसे पहला प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री मेथड। इसका और क्या क्या नाम है? इन्वेंट्री मेथड या फिर कॉमोडिटी सर्विस मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। मैं यही नाम तुम्हें बताया था, वैल्यू एडेड मेथड। अक्सर ये वैल्यू एडेड मेथड के नाम से ही जाना जाता है या फिर प्रोडक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। ये जो दो नाम है ये दोनों जनरली यूज नहीं होता है, सिर्फ दो ही नाम यूज होता है, वैल्यू एडेड या फिर प्रोडक्ट। क्लियर है बात? उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ, हम क्या करेंगे यहां पर, सभी गुड्स एंड सर्विसेज, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हम सभी गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में बिकेगा उसको बोलेंगे हम लोग फाइनल, ठीक है। आधा अधूरा जो प्रोडक्शन हुआ है उसको नहीं लेंगे, हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू है उसको निकाल लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सर ये मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे? याद करो, मार्केट प्राइस बताया था, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ये जो गिवन पीरियड होता है ये जनरली कितना होता है? 1 ईयर का टाइम फ्रेम होता है। हम जनरली 1 ईयर का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। वी एड अप द नेट प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी। हम जितना भी इंडस्ट्रीज है सभी के आउटपुट को ऐड कर लेंगे, नेट प्रोडक्शन जितना भी हुआ है सभी के आउटपुट को ऐड कर लेंगे। फॉर दिस वी आइदर अडॉप्ट वैल्यू एडेड अप्रोच, या तो हम वैल्यू एडेड अप्रोच से भी निकाल सकते हैं या फिर हम फाइनल गुड्स अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं? जनरली हम लोग वैल्यू एडेड अप्रोच को फॉलो करते हैं क्योंकि ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। अब वैल्यू एडेड अप्रोच क्या होता है, फाइनल अप्रोच क्या होता है, मैं फाइनल गुड्स अप्रोच क्या होता है तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। आ जाओ। मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है और ये कंज्यूमर है। मिस्टर ए का मतलब कौन है? ये फैक्ट्री का मालिक, ये है होलसेलर और ये है रिटेलर। ऐसा ही होता है, फैक्ट्री वाला प्रोड्यूस करता है, होलसेलर को देता है, होलसेलर वाला रिटेलर को देता है, रिटेलर वाला कंज्यूमर को देता है। तो अब क्या होगा देखो, मान लो ये रॉ मटेरियल इसका है 0, ये सेल किया, आउटपुट जनरेट किया 100 रुपीज का, ये किसको बेच दिया? आउटपुट बी को बेच दिया, कितने का? 100। इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लेते हैं 0 है, ठीक है, क्योंकि हम और पीछे जाना नहीं चाहते कि फैक्ट्री कहां से खरीदा, इसीलिए मान लेते हैं फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन का जो मालिक है ये सब कुछ फ्री में लाया और खाली गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया और किसको दे दिया? मिस्टर बी को दे दिया। मिस्टर बी को कितने का दिया? 100 का। मिस्टर बी का परचेज कितना हो गया? परचेज हो गया 100। ये क्या किया? सेम प्रोडक्ट को सेल कर दिया कितने का? 200 रुपए का। किसको? सी को। किसको सेल किया? सी को 200 रुपए का, ठीक है। अब सी क्या किया? इसका सेल्स हो गया 200, इसका सॉरी सेल्स तो इसका नहीं पता, यह इसका परचेज हो गया ना। सी परचेज किया, सी का परचेज हो गया 200, सेल्स पता नहीं कितना है, देखते हैं। सी क्या किया? ये कस्टमर को बेच दिया कितने का? 350 रुपए का। तो कस्टमर को फाइनल गुड्स एंड सर्विस कितने का पड़ गया? 350 का। कस्टमर खुश हो गया, 350 में सामान लेकर घर चला गया, ठीक है। अब हुआ क्या यहां पर? जो गुड्स था, अगर हम फाइनल गुड्स अप्रोच में जाएं तो फाइनली गुड्स को कौन कंज्यूम किया? ये। इसका वैल्यू कितना है? 350। हम या तो इसको डायरेक्ट ले लेंगे 350, बात खत्म, या फिर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मिस्टर ए कितना कमाया प्रॉफिट? ब्लू कलर ले लेता हूं प्रॉफिट लिखने के लिए। वैल्यू एडेड बाय मिस्टर ए, कितना कमाया मिस्टर ए? 100 में बेचा, 0 में खरीदा था, तो इसका प्रॉफिट हो गया 100 रुपए का, मतलब वैल्यू एडिशन हो गया 100 का। बी 200 में बेचा, 100 में खरीदा था, इसका भी वैल्यू एडिशन हो गया 100 का। मिस्टर सी सेल कितना किया?
350 में, इसका वैल्यू एडिशन कितने का हो गया 150। जब तुम तीनों का वैल्यू एडिशन को टोटल कर दोगे, ए का, बी का, सी का, कितना आ जाएगा, अगेन 350 आ जाएगा। तो तुम दोनों तरीके से निकाल सकते हो, या तो इंडिविजुअली ए का, बी का एंड सी का सबका क्या करोगे, वैल्यू एडिशन को लोगे और टोटल मार दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर कस्टमर जो प्राइस में खरीदा डायरेक्ट उसको ले लो, तब भी तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आया, दोनों में सेम ही वैल्यू आएगा, इसमें भी और इसमें भी, हर बार आंसर सेम आएगा। तो यहां पर दो अप्रोच होता है, हम वैल्यू एडेड अप्रोच, वैल्यू एडेड मेथड को भी दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक तो वैल्यू एडिशन अप्रोच से अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा फाइनल गुड्स अप्रोच से भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरली हम वैल्यू एडेड अप्रोच को फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे वहां जाकर पता चलेगा, ठीक है। वी फाउंड आउट द वैल्यू एडेड इन डिफरेंट सेक्टर, हम क्या करते हैं, वैल्यू एडेड फाइंड आउट करते हैं अलग अलग सेक्टर का, एग्रीकल्चर का कितना हुआ, माइनिंग का कितना हुआ, मैन्युफैक्चरिंग का कितना हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, फाइनेंस, गवर्नमेंट, प्रोफेशन एंड अदर सर्विसेज, सबका वैल्यू एडिशन को निकालते हैं और टोटल कर देते हैं। मतलब नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, मिस्टर ए, बी, सी सभी का वैल्यू एडिशन निकाल रहे हैं और टोटल कर दे रहे हैं, हमारा काम हो जा रहा है। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद मेथड नंबर 2, इनकम मेथड। सर न्यूमेरिकल नहीं करवाओगे? न्यूमेरिकल करवाऊंगा, मैं तुम्हें बताया लास्ट में करवाऊंगा। सभी मेथड का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है क्योंकि एग्जाम में अक्सर थ्योरी आता है, न्यूमेरिकल जनरली मैं जो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर रहा था जनरली नहीं आता है, कभी कभार लेकिन आया हुआ भी है न्यूमेरिकल, तो मैं करवाऊंगा उसे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो जिनके यूनिवर्सिटीज में न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बाकी के जो वीडियोस होंगे न्यूमेरिकल वाले वो भी करेंगे। बाकी नॉर्मली अगर तुम्हें पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने का इच्छा नहीं होता, तुम्हें कम कम पढ़ना है, तो तुम न्यूमेरिकल को छोड़ सकते हो, खाली थ्योरेटिकल कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, इनकम मेथड, मेथड नंबर 2 इनकम मेथड। अब हम क्या करेंगे, यहां पर कौन कितना पैसा कमाया उसको टोटल कर लेंगे। कौन कौन पैसा कमाता है? लेबर कमाता है सर, वेजेस एंड सैलरी मिलता है उसको, जो अपना प्रॉपर्टी रेंट पर दिया होगा उसको रेंट मिलेगा सर, और जो पैसा दिया होगा उसे इंटरेस्ट मिलेगा सर। तो ये सबका पैसा को हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, ठीक है। आ जाओ, दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ एडिंग टुगेदर ऑल द इनकम, जो जो आदमी जितना पैसा कमाया है, ऑल द इनकम accruing to the factors of production by way of payment in the form of wages, हम उनको क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, रेंट देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं एंड प्रॉफिट देते हैं। 4 प्रकार का फैक्टर पेमेंट्स होता है, क्योंकि 4 प्रकार का फैक्टर सर्विसेज होता है। उन 4 प्रकार के फैक्टर सर्विसेज के बदले में हम 4 प्रकार का फैक्टर पेमेंट्स जनरली करते हैं। ये जो फैक्टर पेमेंट्स होता है उसमें सबसे पहला है वेजेस, दूसरा है रेंट, तीसरा है इंटरेस्ट और चौथा है प्रॉफिट। क्योंकि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमें लेबर्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो वो है वेजेस, उनको हम क्या देंगे, वेजेस एंड सैलरीज। हमें जमीन, बिल्डिंग या ये सब चीजों का रेंट, मशीनरी वगैरह का दरकार पड़ेगा, तो उसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा, मतलब रेंट देना पड़ेगा। कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा जिसके लिए हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या तो हम बैंक से लाएंगे या तो हम किसी और से लाएंगे, दोनों ही केस में हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो बिजनेस का मालिक होगा वो क्या लेकर जाएगा घर, वो अपने घर प्रॉफिट लेकर जाएगा, ठीक है। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, लॉस भी है, ठीक है। तो ये चारों चीज हम लोग पे करते हैं, इन चारों को टोटल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, हमारा इनकम मेथड से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। दिस मेथड गिव्स अस नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स। ये डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स मेथड से हमको देता है, क्योंकि जिसका जितना शेयर आया, मिस्टर ए मान लो लेबर है, उसका जितना शेयर आया, मान लो कोई रेंट दिया है, कोई बिल्डिंग दिया अपना भाड़ा में, उसका जितना शेयर आया, तो सभी के शेयर को हम ऐड कर देते हैं तो हमको मिल जाता है नेशनल इनकम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम शेयर इज दैट ऑफ लेबर। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो लेबर होता है, ठीक है। उसके बिना क्योंकि फैक्ट्री चल ही नहीं सकता। लेबर इज वेरियसली पेड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, salaries, supplements, compensation and kind also. All these payment were aggregated given as the share of wages. लेबर को किसी भी प्रकार का पेमेंट अगर तुम कर रहे हो तो सब कुछ हमको टोटल करना है, चाहे तुम उसे पैसा दे रहे हो, चाहे तुम उसे गिफ्ट में मोबाइल दे रहे हो, चाहे तुम उसे दिवाली में बोनस दे रहे हो, चाहे तुम उसे कुछ और दे रहे हो, किसी भी तरीके से अगर तुम लेबर को पेमेंट कर रहे हो तो वो तुम्हारा ऐड होगा कहां पर, वेजेस के अंडर में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। द सेकेंड शेयर इज दैट ऑफ कैपिटल रेंटल्स। सेकेंड शेयर जो आएगा वो रेंटल आएगा। टू अराइव एट दिस वी फाइंड आउट द नेट इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशंस, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द स्टेट एंटरप्राइज एंड कोऑपरेटिव।
4 कंपोनेंट्स हम पढ़े थे। पहला तो हो गया वेजेस, जिसके बारे में हम पढ़ लिए। अब जो सेकंड होता है, इन तीनों को हम मिला देते हैं। जनरली क्या होता है, तीनों को मिलाने से 3 चीजों को मिलाते हैं, वो है हमारा सबसे पहला रेंट, उसके बाद आ गया हमारा इंटरेस्ट, और तीसरा में आ जाता है जो भी ओनर से रिलेटेड पैसा होता है, चाहे वो डिविडेंड हो, कंपनी के केस में डिविडेंड देते हैं ओनर को, शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो जो रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम पर रह जाता है, कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स भी हो सकता है इसमें, ठीक है, जो गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो ये सब चीजें हमारा यहां पर आ जाता है। और आखिरी में एक और कॉम्पोनेंट आ जाता है, देन द थर्ड शेयर इज दैट ऑफ इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जिसको हम मिक्स्ड इनकम के नाम से जानते हैं। जिसको हम मिक्स्ड इनकम के नाम से जानते हैं। मिक्स्ड, सर ये मिक्स्ड इनकम क्या होता है, आप तो बता ही नहीं। मिक्स्ड इनकम वो होता है, देखो मैं बोला कि हम रेंट को टोटल करेंगे, वेजेस, इंटरेस्ट, सबको टोटल करेंगे। क्या तुम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो हर बिजनेस का? क्या तुम, तुम्हारे घर के बाहर जो चाय वाला है, वो जो एक लड़का अपने साथ रखा है जिसको वो 4-5 हजार रुपए महीने सैलरी देता है, क्या गवर्नमेंट हर चाय वाला के पास जाकर इनका कैलकुलेशन कर सकता है? गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं का कैलकुलेशन कर सकता है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, जो अपना सारा डिटेल गवर्नमेंट के पास हर साल सबमिट करवाते हैं। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये जो छोटे मोटे सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसेस हैं तुम्हारे आसपास, ये सभी बिजनेस का डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं है। इस वजह से गवर्नमेंट क्या करता है, एक मिक्स्ड इनकम का नाम का कंपोनेंट को अपनी तरफ से ऐड कर देता है, क्योंकि वो भी तो हमारे नेशनल इनकम में ऐड होना चाहिए। तो अगर एक छोटा सा चाय वाला है, वो भी अगर महीने का 2-4 हजार रुपए कमा रहा है, तो वो भी हमारे नेशनल इनकम का पार्ट है, उसे भी ऐड करना है। तो इस वजह से मिक्स्ड इनकम को हम हमारी तरफ से एस्टिमेट करके डाल देते हैं। हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, हमें लिखाना है बस मिक्स्ड इनकम को हम ऐड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मिक्स्ड इनकम देगा। सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है मिक्स्ड इनकम कैसे हुआ? गवर्नमेंट का एक अपना टीम है जो हर साल सर्वे करता है कि कितना होना चाहिए। देखो हर कुछ एग्जैक्ट गवर्नमेंट भी नहीं कर सकता, लेकिन एग्जैक्ट नहीं कर सकता तो क्या हो गया, ओवरऑल तो आसपास तो पहुंच सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो नेशनल इनकम का एस्टिमेट होता है वो एग्जैक्ट कभी भी नहीं होता, वो एस्टिमेटेड ही होता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा इनकम मेथड। आखिरी मेथड में चलते हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है, कितना लोग खर्च कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड, दिस मेथड इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम कितना खर्चा करेंगे, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE। प्राइवेट इंडिविजुअल जितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है, मैं जितना खर्च कर रहा हूं, तुम जितना खर्च कर रहे हो, हम सब जितने खर्च कर रहे हैं पैसा हर महीने हर रोज, उसको हम टोटल कर देंगे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंडर में। उसके बाद आता है ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। हम जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी हमारा पार्ट है, एक्सपेंडिचर का पार्ट है, क्योंकि कोई अगर पैसा देगा तो किसी ना किसी के लिए वो इनकम होगा। तो जब हम कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लो मैं एक बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग मेरे लिए क्या है, एक 4 माले का बिल्डिंग बनाया, ये 4 माले का बिल्डिंग मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इकोनॉमी के लिए क्या है, ये इकोनॉमी में तो इनकम का जनरेशन हो रहा है, क्योंकि बिल्डिंग के लिए मैं लेबर को पेमेंट करूंगा, किसी दुकान वाले से सीमेंट खरीदूंगा, किसी से मैं रॉड खरीद के लाऊंगा, किसी से टाइल्स खरीदूंगा, तो किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो मैं खरीदूंगा, तो ये सारा इनकम में ऐड होगा। तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इकोनॉमी के लिए वो क्या है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जितना हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, हम जितना खरीद रहे हैं वो तो ऐड करेंगे ही, हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो ऐड करेंगे ही, अब गवर्नमेंट जितना कर रहा है वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। और आखिरी में नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम लोग कर देते हैं आखिरी में। तो जितना हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट किए, जितना इंपोर्ट किए, नेट में फिगर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा आखिरी कंपोनेंट, कंपोनेंट नंबर 4, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन इट गिव्स अस द नेट फिगर। अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें नेट मिल जाएगा। हम पहले भी पढ़े थे, ग्रॉस टू नेट जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, वही चीज फिर से लिखा हुआ है तो बात बराबर है। फर्दर डिडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस गिव्स अस द नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स, याद करो इनडायरेक्ट टैक्स का भी पढ़े थे हम लोग,
अगर हमें एफसी से एमपी जाना है या एमपी से एफसी जाना है तो यहाँ हम क्या करते हैं, प्लस एनआईटी करते हैं और यहाँ पर माइनस एनआईटी करते हैं, ठीक है। द थ्री मेथड गिवन अबव नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब 3 मेथड है हमारे पास, कौन सा मेथड को यूज करना है, कब यूज करना है, अब पता चलता है डेटा के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट कौन सा मेथड यूज करता है, गवर्नमेंट भी डेटा के अकॉर्डिंग, अगर उसके पास सारा डेटा है तो वो तीनों मेथड से कैलकुलेशन कर लेता है ताकि वो ज्यादा अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कर पाए। तो कब कौन सा मेथड यूज होगा, प्रोडक्ट मेथड रिक्वायर्ड अ सेंसस ऑफ मैन्युफैक्चर। अगर हम प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा डेटा चाहिए, सेंसस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एग्रीकल्चरल आउटपुट। इनकम मेथड अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, पर्सनल टैक्सेस का डेटा चाहिए, पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी कंपनी का चाहिए होगा, सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितना पैसा कमा रहे हैं सबका डिटेल चाहिए होगा, ठीक है, जो कि कलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एक्सपेंडिचर मेथड अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है वो हमें चाहिए होगा। एक्सपेंडिचर मेथड रिक्वायर्स एक्सटेंसिव फैमिली बजट डेटा, हम हमारे फैमिली का कितना बजट बनाएं, कितना डेटा, कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं। तो तीनों मेथड के लिए अलग अलग डेटा का रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट मेथड के लिए मैन्युफैक्चरिंग का डेटा चाहिए, बी को बेचा, बी सी को बेचा, कौन किसको कितने रुपए में बेचा, ये डेटा चाहिए। इनकम मेथड के लिए सभी का वेजेस एंड सैलरी का डेटा चाहिए। एक्सपेंडिचर मेथड के लिए हर फैमिली का जो बजट है, जो एक्सपेंडिचर है उसका डेटा चाहिए। तो तीनों मेथड अलग अलग प्रकार का डेटा का रिक्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। इन डेवलप्ड इकोनॉमी सच डेटा इज इजीली कलेक्टेड। अगर इकोनॉमी डेवलप्ड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डेटा इजीली कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी में हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर में आता है। हर कोई अपना रिटर्न फाइलिंग करता है, चाहे वो चाय वाला हो चाहे वो कोई भी हो। मैक्सिमम मेजॉरिटी 90% लोग अपना डेटा गवर्नमेंट को हर साल सबमिट करते हैं ताकि गवर्नमेंट उसका एस्टिमेशन कर पाए डेवलप कंट्रीज में। लेकिन हमारा इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री में है, मैं बोलूंगा 140 करोड़ जनता में से 20 करोड़ जनता भी ऐसी नहीं है जो अपना सारा डेटा डिपार्टमेंट को दे रहा है, और 20 करोड़ तो दे रहे हैं, उसमें से सही डेटा कितने दे रहे हैं, कोई 2-4 करोड़ ही होंगे जो सही डेटा दे होंगे, बाकी तो सब गलत डेटा देते हैं, ठीक है। सम कंट्रीज देयरफॉर यूज ऑल द 3 मेथड्स। इसी वजह से कुछ कंट्रीज तीनों मेथड को अप्लाई कर देता है, ऑल द 3 मेथड्स, एंड ऑब्टेन नेशनल इनकम एस्टिमेट कंसिस्टिंग विद वन अनदर। बट इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, अगर लेस डेवलप्ड कंट्रीज है मतलब इंडिया है, तो क्या करेंगे, देयर इज डेफिशिएंसी इन डेटा मेड अवेलेबल टू द गवर्नमेंट, सो मिक्स्ड मेथड इज यूज्ड। मिक्स्ड मेथड मतलब वो सभी मेथड को अप्लाई करेगा और तीनों के अकॉर्डिंग जो बेस्ट एस्टिमेट बनेगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लेगा। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया। एग्जाम में 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन जनरली आता ही आता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।